स्टूडेंट्स, आप सब आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th के अंतर्गत जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय जो जारी है, चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में, अर्थात नीलहरी शैवालों के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। आज पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया अर्थात नीलहरी शैवालों का आर्थिक महत्व क्या है, इनका क्या क्या इनसे लाभ होते हैं, क्या क्या हानियां होती हैं, तो इनके आर्थिक महत्व के बारे में आज हम आज के वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया या नीलहरी शैवालों का आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक importance of cyanobacteria और ब्लू ग्रीन एल्गी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो याद रखेंगे साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनसे लाभ और हानि दोनों होता है। तो पहले लाभदायक इसके प्रभाव देखेंगे, आर्थिक महत्व देखेंगे। तो इसमें लाभदायक प्रभाव क्या क्या है, हानिकारक प्रभाव क्या क्या है। तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे लाभदायक प्रभाव। तो साइनोबैक्टीरिया के हानिकारक एवं लाभदायक दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के प्रभाव हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि साइनोबैक्टीरिया के लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के प्रभाव निम्नलिखित हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं निम्नलिखित हैं। इसमें पहला प्रभाव क्या होगा, लाभदायक प्रभाव। तो इसमें हम लोग का पहला हेडिंग रहेगा स्टूडेंट्स, लाभदायक प्रभाव। लाभदायक प्रभाव साइनोबैक्टीरिया के लाभदायक प्रभाव क्या क्या है। यूजफुल इफेक्ट्स। तो यूजफुल इफेक्ट्स क्या क्या है स्टूडेंट्स, तो याद रखेंगे साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनके लाभदायक प्रभाव में हम देखेंगे कि ये क्या करते हैं, उत्पादक के रूप में क्या करते हैं। तो उत्पादक के रूप में जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, इसमें उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है इसको स्थिरीकरण करते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि इसको अपने भोजन में
प्रयोग लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, भोजन प्रयोग में लाते हैं ये साइनोबैक्टीरिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो याद रखेंगे लाभदायक प्रभाव में आप देखेंगे पहला इसमें, पहला उत्पादक के रूप में, उत्पादक के रूप में साइनोबैक्टीरिया। छोटा सा हेडिंग बना लेंगे आप लोग, उत्पादक के रूप में साइनोबैक्टीरिया। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं कि ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जल के अंतर्गत, और जो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यूज कर लेते हैं और भारी मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो इसमें आप लोग नोट कर लेंगे, साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी होने के कारण, लिख लेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे, साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी होने के कारण, स्वपोषी होने के कारण वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को, साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी होने के कारण वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ऑक्सीजन, इसको O2 से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, उत्पादन करते हैं। तथा वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं, तथा वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने देखा लाभदायक प्रभाव पहला किसका, साइनोबैक्टीरिया का। तो साइनोबैक्टीरिया का पहला प्रभाव आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि क्या करते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में उपस्थित होती है अपने भोजन के रूप में यूज कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं अधिक मात्रा में, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है, अर्थात वातावरण को प्रदूषित होने से भी बचाते हैं। तो ये रहा पहला
उत्पादक के रूप में साइनोबैक्टीरिया, जो वातावरण को शुद्ध करते हैं। दूसरा देखेंगे इसमें खाद्य पदार्थ के रूप में, बी हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स, खाद्य पदार्थ के रूप में। साइनोबैक्टीरिया। खाद्य पदार्थ के रूप में साइनोबैक्टीरिया, अर्थात कौन ऐसे साइनोबैक्टीरिया है जिनको खाद्य पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे इसमें सबसे पहले आता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका खाद्य पदार्थ के रूप में, वो है स्टूडेंट्स स्पाइरुलिना। याद रखेंगे इस नीलहरी शैवाल का नाम याद रखेंगे, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना नामक शैवाल होता है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, लगभग 70% से भी अधिक इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। याद रखेंगे प्रोटीन की मात्रा इसमें 70% तक होती है। इसके साथ साथ इस नीलहरी शैवाल में, स्पाइरुलिना में, इसके साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। इसी शैवाल का उपयोग जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं अपने भोजन के रूप में करते हैं स्पाइरुलिना का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं। स्पाइरुलिना का करते हैं, जिसमें 70% प्रोटीन और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन अवेलेबल होता है। तो आप लोग इसके बारे में भी नोट कर लेंगे, खाद्य पदार्थ के रूप में साइनोबैक्टीरिया। तो नोट करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा प्रोटीन स्पाइरुलिना में स्पाइरुलिना नामक शैवाल में लगभग, कुछ लिख सकते हैं, लगभग 70% प्रोटीन, 70% प्रोटीन पाई जाती है। याद रखेंगे सबसे ज्यादा प्रोटीन स्पाइरुलिना नामक शैवाल में लगभग 70% उपस्थित होती है। साथ ही इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और क्या पाया जाता है, खनिज तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बी कॉम्प्लेक्स एवं खनिज तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा सबसे ज्यादा प्रोटीन स्पाइरुलिना नामक शैवाल में, इसको अंडरलाइन आप लोग कर लेंगे, स्पाइरुलिना नामक शैवाल में लगभग 70% उपस्थित है। साथ ही इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एवं खनिज तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
तो इस कारण इसको भोजन के रूप में, इस कारण इसे भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसमें इतने प्रोटीन 70% तथा इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और खनिज तत्व की अधिक मात्रा होने के कारण इनको भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है या खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अगला हमारा हेडिंग होगा तीसरा, खाद्य के रूप में। तीसरा हेडिंग होगा स्टूडेंट्स खाद्य के रूप में। खाद्य के रूप में साइनोबैक्टीरिया। खाद्य के रूप में साइनोबैक्टीरिया याद रखेंगे। यहां भी जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसकी कुछ प्रजातियां होती हैं, जैसे आपको हम बताएंगे खाद्य के रूप में किनका उपयोग होता है। एनाबिना है, आसिलेटोरिया है, नॉस्टॉक है आदि का प्रयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। कुछ ऐसे भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, बंजर भूमि में यूज किए जाते हैं, वो आगे बताएंगे। तो इसमें आप लोग नोट कर लेंगे खाद्य के रूप में कुछ साइनोबैक्टीरिया के बारे में जो खाद्य के रूप में यूज होते हैं। नाइट्रोजन पोटेशियम की अधिकता होने के कारण, याद रखेंगे कुछ साइनोबैक्टीरिया में, या ऐसे लिख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन पोटेशियम आदि की अधिकता होने के कारण नाइट्रोजन पोटेशियम आदि की अधिकता होने के कारण इनको खाद्य के रूप में फास्फेट की कमी वाली मृदा में मिलाया जाता है। फास्फेट की कमी वाली मृदा में मिलाया जाता है। आप लोगों ने यहां देखा कि साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन पोटेशियम आदि की अधिकता होने के कारण इनको खाद्य के रूप में फास्फेट की कमी वाली मृदा में मिलाया जाता है, जिससे वो उपजाऊ युक्त हो जाती है, जिसमें उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। आगे लिखेंगे नीलहरित शैवाल की कुछ जातियां, नीलहरित अर्थात साइनोबैक्टीरिया की कुछ जातियां
साइनोबैक्टीरिया की कुछ जातियां साइनोबैक्टीरिया की कुछ जातियां वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके साइनोबैक्टीरिया की कुछ जातियां वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके स्थिरीकरण करके करने में सक्षम होती हैं। स्थिरीकरण करने में सक्षम होती हैं। यहाँ आप लोगों ने देखा कि साइनोबैक्टीरिया की कुछ जातियां वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में सक्षम होती है, अर्थात नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। वो कौन कौन है उसको लिख लेंगे। जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया आदि। ये सब क्या करती है स्टूडेंट्स? ये सभी जो साइनोबैक्टीरिया का हमने नाम अभी आपके सामने लिखे हैं, ये सभी साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं। आगे लिखेंगे धान के खेतों में धान के खेतों में मृदा में ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए इन्हें खाद के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इन्हें खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे ये साइनोबैक्टीरिया के लाभदायक प्रभाव में आप लोगों ने देखा उत्पादक के रूप में साइनोबैक्टीरिया, फिर खाद्य पदार्थ के रूप में साइनोबैक्टीरिया, और फिर आप लोगों ने तीसरा देखा खाद के रूप में साइनोबैक्टीरिया कौन कौन होते हैं और भी है। चौथा हम देखेंगे बंजर जमीन के लिए साइनोबैक्टीरिया क्या क्या इफेक्ट डालते हैं, क्या क्या प्रभाव डालते हैं। तो लाभदायक प्रभाव में हमारा चौथा हेडिंग होगा स्टूडेंट्स बंजर जमीन के लिए साइनोबैक्टीरिया।
बंजर जमीन के लिए साइनोबैक्टीरिया। याद रखेंगे, कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा लवणीय क्षेत्र, जहां पर ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, अर्थात वहां की सॉल्ट कंसंट्रेशन नहीं कहेंगे, जहां की मृदा क्षारीय होती है, मतलब उसमें क्षार की मात्रा अधिक होती है, वे जमीन भूमि, जो वे भूमि होती है वो अनउपजाऊ नहीं होती है, वहां अनउपजाऊ नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्षारीय मृदा होती है। वहां उसी को बंजर भूमि या बंजर जमीन कहते हैं। उन जगहों में साइनोबैक्टीरिया को क्या किया जाता है, साइनोबैक्टीरिया को उगाया जाता है, उन खेतों में डाल दिया जाता है, उन जमीन में डाल दिया जाता है। साइनोबैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में उगते हैं और उगकर उस मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे कुछ समय, कुछ दिनों, कुछ वर्षों बाद वह बंजर जमीन उपजाऊ के लिए अनुकूल हो जाती है। तो ये बंजर जमीन के लिए भी साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, लाभप्रद होते हैं। कैसे होते हैं आप लोग नोट कर लेंगे, तो लिखेंगे अधिक क्षारीय मृदा खेती के लिए बेकार होती है। अधिक क्षारीय मृदा खेती के लिए बेकार होती है। बेकार होती है। अधिक क्षारीय मृदा खेती के लिए बेकार होती है, इस पर कुछ नहीं उगाया जा सकता। कुछ नहीं उगाया जा सकता। इस पर कुछ नहीं उगाया जा सकता। इस पर नास्टाक, आलोसायरा आदि उगाए तो मृदा की क्षारीयता को कम कर सकते हैं। याद रखेंगे, इस पर कुछ साइनोबैक्टीरिया के जातियों को या कुछ साइनोबैक्टीरिया को इन जगहों में क्या किया जाए, उगाया जाए, तो मृदा की क्षारीयता को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दूर करते हैं। तो लिख लेंगे, इस पर नॉस्टॉक व एलोसायरा नॉस्टॉक एवं एलोसायरा है, एलोसायरा आदि उगाए तो ये मृदा की क्षारीयता को दूर कर देते हैं। आदि को उगाए तो ये मृदा की क्षारीयता को कम कर सकते हैं। मृदा की क्षारीयता को कम कर देते हैं। मृदा की क्षारीयता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इनके मृत होने पर जहां उगाया जाए वहां पर यदि ये मर जाते हैं, इनके मृत होने पर कार्बनिक पदार्थों से मृदा की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है। इनके मृत होने पर कार्बनिक पदार्थों से मृदा की
मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है बढ़ती है। समझेंगे आप लोग? यदि हम क्षारीय मृदा में इनको उगाया जाए, नास्टॉक और एलोसायरा को, तो उस जगह में क्षारीयता को कम कर सकते हैं, कम करते भी हैं। और जब ये मर जाते हैं उन जगहों में, तो उनमें उनके शरीर में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। वो कार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं? भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। याद रखेंगे, कुछ वर्ष पश्चात ये बंजर भूमि को, कुछ वर्ष पश्चात ये बंजर भूमि को उपजाऊ योग्य बना देते हैं। खेती योग्य या उपजाऊ योग्य बना देते हैं। यहाँ आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि ये बंजर भूमि को उपजाऊ भी बनाने में अपने आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसे है नास्टॉक और एलोसायरा। अब हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया के लाभदायक प्रभाव के बाद अब देखेंगे हानिकारक प्रभाव। लाभदायक प्रभाव के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से हानिकारक प्रभाव हैं साइनोबैक्टीरिया के। दूसरा है हानिकारक प्रभाव। साइनोबैक्टीरिया के हानिकारक प्रभाव। हार्मफुल इफेक्ट्स। हार्मफुल इफेक्ट्स। अब देखेंगे हानिकारक प्रभाव साइनोबैक्टीरिया के क्या क्या हैं, उनके बारे में अब स्टडी करेंगे। तो साइनोबैक्टीरिया के हानिकारक प्रभाव निम्न है। जैसे क्या करते हैं? पहला, पानी की टंकियों का क्षरण। इसे पहला हेडिंग हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, पानी की टंकियों का क्षरण। पानी की टंकियों का क्षरण। याद रखेंगे, ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं? पानी की टंकियों में इनकी वृद्धि होने से पानी का स्वाद खराब हो जाता है और वहां दुर्गंध आने लगती है। तो साइनोबैक्टीरिया के कारण क्या होता है कि जो पानी की टंकियां होती हैं वो नष्ट होने लगती है। क्यों नष्ट होने लगती है? क्योंकि उसका पानी ये क्या करते हैं? साइनोबैक्टीरिया दूषित कर देते हैं। तो लिख लेंगे, पानी की टंकियों में इनकी वृद्धि से पानी की टंकियों में साइनोबैक्टीरिया या इनकी वृद्धि से पानी की टंकियों में इनकी वृद्धि से पानी का स्वाद खराब हो जाता है। पानी का स्वाद खराब होने लगता है।
पानी का स्वाद, पानी की टंकियों में इनकी वृद्धि से पानी खराब होने लगता है। पानी का स्वाद खराब होने लगता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ स्टूडेंट्स, पानी की टंकियों में साइनोबैक्टीरिया की वृद्धि से पानी का स्वाद खराब होने लगता है, यह दुर्गंध युक्त हो जाता है तथा यह पानी दुर्गंध युक्त हो जाता है। दुर्गंध युक्त हो जाता है। दुर्गंध युक्त हो जाता है। और जब दुर्गंध युक्त हो जाता है तो तमाम प्रकार के तथा ऐसे पानी को पीने से संक्रमण का भय रहता है। तथा ऐसे पानी पीने से संक्रमण का, रोगों से संक्रमण का भय बना रहता है। संक्रमण का भय रहता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि जब दुर्गंध युक्त पानी हो जाता है तो वह दुर्गंध युक्त पानी पीने से संक्रमण होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि उसमें तमाम प्रकार के रोग जनक भी आ जाते हैं और उसके पीने से तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ये रहा पहला पानी की टंकियों का क्षरण। दूसरा हानिकारक प्रभाव है वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम हेडिंग डाल लेंगे। दूसरा है वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम के बारे में जानेंगे। कुछ ऐसे भी नीलहरित शैवाल होते हैं जैसे एनाबीना, नास्टॉक, माइक्रोसिस्टिस आदि की अधिकता से पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। वाटर ब्लूम के बारे में जानेंगे कि कुछ साइनोबैक्टीरिया की कुछ जातियां होती हैं जैसे नास्टॉक, एनाबीना, माइक्रोसिस्टिस। जब ये पानी में अधिक मात्रा में उपस्थित होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या कर देते हैं, इनकी वजह से बढ़ जाती है, जिससे पानी खराब होने लगता है, सड़ने लगता है। इनकी दुर्गंध से पानी में रहने वाले जंतुओं को सांस लेने में दिक्कत होती है। जब पानी सड़ जाता है, दूषित हो जाता है, तो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, अन्य जीव जंतु जैसे मछलियां वगैरह, तो इनके रहने के लिए प्रॉब्लम होने लगती है, अर्थात सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कुछ समय बाद वह पानी इतना विषाक्त हो जाता है इनके कारण कि जल के अंतर्गत मछलियां आदि मर जाते हैं और बाद में वह पानी जंतुओं को रहने के लिए अनुकूल नहीं रह जाता है। अर्थात वह जल इतना जंतुओं के मरने से खराब हो जाता है। इसी को हम वाटर ब्लूम कहते हैं। तो लिखेंगे एनाबीना, लिखेंगे साइनोबैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां, साइनोबैक्टीरिया की कुछ जातियां जैसे नास्टॉक, एनाबीना,
माइक्रोसिस्टिस माइक्रोसिस्टिस साइनोबैक्टीरिया की कुछ जातियां जैसे नॉस्टॉक, एनाविना, माइक्रोसिस्टिस आदि की अधिकता से आदि की अधिकता से आदि की अधिकता से पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है तब पानी सड़ने लगता है। पानी सड़ने लगता है। सड़ने लगता है। याद रखेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इनकी वजह से, नॉस्टॉक, एनाविना, माइक्रोसिस्टिस की वजह से जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है तो पानी सड़ने लगता है, दूषित होने लगता है और इनकी दुर्गंध से पानी में रहने वाले जंतुओं को सांस लेने में दिक्कत होती है। पानी सड़ने लगता है और इनकी वजह से और इसकी वजह से पानी में रहने वाले जंतुओं को सांस लेने में परेशानी होती है। यहाँ आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, पानी सड़ने लगता है और इसकी वजह से पानी में रहने वाले जंतुओं को सांस लेने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है। जल विषाक्त भी हो जाता है। जल विषाक्त हो जाता है। विषाक्त हो जाता है। जल विषाक्त हो जाता है। मछली एवं अन्य जंतु मर जाते हैं। मछली एवं अन्य जंतु मर जाते हैं। इन मरे हुए जंतुओं के सड़ने से भी इन मरे हुए जंतुओं के सड़ने से भी पानी विषाक्त हो जाता है। पानी और विषाक्त हो जाता है। विषाक्त हो जाता है, जिसे वाटर ब्लूम कहते हैं। जिसे
वाटर ब्लूम कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि जब जल के अंतर्गत जंतु मर जाते हैं तो जंतुओं के मरने से जल और विषाक्त हो जाता है, और जब जल विषाक्त हो जाता है इसी को हम लोग वाटर ब्लूम के नाम से जानते हैं, वाटर ब्लूम कहते हैं। ये रहा साइनोबैक्टीरिया के लाभदायक और हानिकारक प्रभाव, जो आज के वीडियो में आप लोगों ने स्टडी किया, पढ़ा। आप लोग इसके एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोगों से हर वीडियो के अंत में पूछते हैं, आज के क्वेश्चन हम आपके सामने दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, बंजर भूमि के लिए अर्थात बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कौन ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जिनका उपयोग किया जाता है, जो बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायता करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वाटर ब्लूम के लिए कौन ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ के रूप में किस साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। तो तीनों क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर देना न भूलें। जुड़े रहिए एसएन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।